डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय बंधारणनी उत्पत्ति अने विकास। ये जो चैप्टर है ये पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार और राजनीति का हिस्सा है। आज इसका पहला चरण हम पूरा करेंगे। इसका रूपरेखा है कि पहले हम उद्देश्य पे चर्चा करेंगे, फिर इस पाठ का परिचय, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जानेंगे, संविधान सभा की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, संविधान सभा और संविधान का निर्माण, इस पूरे प्रक्रिया से आज हम अवगत होंगे। उद्देश्य, यह इकाई भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। इसका उद्देश्य आपको भारत के संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि से परिचित कराना है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप उन घटनाओं के बारे में जिनके कारण संविधान सभा बनी, स्थापना हुई, उसके बारे में जान पाएंगे। संविधान सभा के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली के संबंध में आप जान पाएंगे तथा बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य और समय की जरूरतों के अनुसार भारत के संविधान में क्या क्या बदलाव हुए, इससे आप वाकिफ हो पाएंगे, जान पाएंगे। अब हम परिचय से प्रारंभ करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उसे राज्य और राष्ट्र के गठन के साथ साथ तेजी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भी सामना करना पड़ा और उसके लिए कार्य करना पड़ा। उस कार्य के लिए श्वेत शासकों के स्थान पर शासन करना पर्याप्त नहीं था। इसका मतलब केवल सत्ता का हस्तांतरण हो, यह केवल भारत के लिए जरूरी नहीं था कि पहले गोरे यहाँ पर शासन कर रहे थे, अब उनको रिप्लेस करके हमारे यहाँ से कोई शासन करे। तो इसके लिए जरूरी था कि भारत एक नए दिशा में बढ़े, यहाँ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो और जो भी जरूरत उस वक्त की थी उसको फलीभूत किया जाए, परिपूर्ण किया जाए। प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं की दुनिया में भारत को एक मजबूत और संप्रभु इकाई के रूप में बनाना और राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उसको किस तरह से पूरा किया जाए, विभिन्न स्थानों पर कैसे ही संस्थानों का निर्माण हो, और इसका सारा जो प्रयास था यह एक केंद्र बिंदु था। जब संविधान सभा का गठन हुआ, इस सारे बातों को केंद्र बिंदु मानकर ध्यान में रखा गया और इसका पहला कार्य राजनीतिक प्रथा को अपनाना था। जो एक पॉलिटिकल कल्चर मुगल दौर में और उसके बाद औपनिवेशिक शासन में बदल गया, तहस नहस हो गया, तो भारत का अपना जो एक नैसर्गिक पॉलिटिकल कल्चर था, जो राजनीतिक प्रथा था, उसको अपनाना था, उसको सुदृढ़ करना था और विकसित करना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों ने खुद को एक संवैधानिक ढांचे के माध्यम से शासन करने के लिए प्रतिबद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में संविधान बनाने का कार्य हमेशा हमारे एजेंडे में रहा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जब हम इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से एक व्यापक और मौलिक रूप से नई राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी संरचना अस्तित्व में आई। हम बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं, 1773 का, 93 का, उसके बाद 1935 का भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो एक्ट रेगुलेशंस बने, तो वो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली। भारत में शुरू की गई नई प्रणाली अर्थव्यवस्था के तार्किक परिणाम के रूप में ऐसी राज्य संरचना अस्तित्व में आई जिसमें निजी संपत्ति पर आधारित एक नई भूमि प्रणाली, कृषि के व्यवसायीकरण, पूंजीवादी उद्यम और धन आधारित अर्थव्यवस्था के आगमन के कारण उभरे नए संपत्ति संबंधों और संविदात्मक लेन देन को बनाए रखना और नियंत्रित करने के लिए कानून और प्रशासन की एकीकृत प्रणाली की आवश्यकता हुई। इसलिए ब्रिटेन ने अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में एक आधुनिक राज्य की नींव रखी थी। सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन में कानून द्वारा रीति रिवाजों का क्रमिक दमन औपनिवेशिक प्रशासन की एक विशेषता थी।
कि हर तरह से किस तरह से दमन किया जाए, यहाँ आर्थिक रूप से शोषण किया जाए, सामाजिक रूप से शोषण हो, कैसे समाज बिखरे टूटे और वो लंबे समय तक शासन करे। तो ये एक औपनिवेशिक शासन की विशेषता रही थी उस दौर में। प्रशासन केंद्रीकृत राज्य द्वारा नियुक्त और उसके प्रति उत्तरदायी नौकरशाहों द्वारा चलाया जाता था। एक नई कानून प्रणाली भी स्थापित की गई थी और कानूनों का एक बड़ा संहिताकरण बनाया गया था, लेकिन साथ ही कार्यपालिका की जो शक्तियां थी उसको बहुत बढ़ा दी गई थी। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थे उसको बढ़ा दिए गए थे। 1858 में रानी द्वारा जारी घोषणा पत्र में ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों के व्यापक एकीकरण का वादा किया गया था। परिणाम स्वरूप 1858 के बाद भारतीय सिविल सेवा भारतीयों के प्रवेश के लिए खोल दी गई। नीति निर्माण के क्षेत्र में भी 3 स्तरों पर भारतीयों को शामिल किया जाने लगा: केंद्रीय सरकार में, प्रांतीय सरकार में और स्थानीय सरकार में। इस प्रकार कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक औपचारिक विभाजन किया गया। अन्य प्रांत में भी परिषदों का गठन किया गया था। 1907 में एक विकेंद्रीकरण आयोग नियुक्त किया गया। 1912 में प्रकाशित उनकी रिपोर्ट में स्थानीय सरकार में चुनावी प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव दिया गया। अब हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की उत्पत्ति पर। संविधान सभा की स्थापना का विचार राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा आत्मनिर्णय के अधिकार पर दिए गए जोर से जुड़ा हुआ था। 1918 में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्तावों में मांग की गई भारत में आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। यहाँ के लोग खुद से डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले और खुद वो निर्णय ले कि भारतीयों को क्या किया जाना चाहिए। उनके लिए जो कानून बनाया जाए उसमें भारतीयों का हिस्सेदारी हो। भारत के लोग भारत के लोगों के लिए कानून का निर्माण करें। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था, भारतीयों को अपना भाग्य स्वयं बनाना होगा। स्वराज को भारत के लोगों की स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त की गई इच्छा से उभरना चाहिए। भारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश संसद पर प्रांतों के साथ साथ केंद्र में भी एक निष्पक्ष प्रतिनिधि सरकार लागू करने का दबाव डाल रहे थे। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भारतीयों के लगभग सभी वर्गों द्वारा किया गया एक पहला सफल प्रयास था। फिर भी नेहरू रिपोर्ट में गणतांत्रिक संविधान का विचार नहीं था, वह केवल एक डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया कि भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर प्रभुत्व होना चाहिए। पहली बार दिसंबर 1936 में कांग्रेस पार्टी ने अपने फैजपुर सम्मेलन में भारत के लिए एक ऐसे संविधान की मांग की जो स्वतंत्रता पर आधारित हो और एक संविधान सभा के माध्यम से लोगों द्वारा बनाया गया हो, जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप ना हो। ब्रिटिश कैबिनेट आयोग और भारत के गवर्नर जनरल ने सुझाव दिया कि संविधान सभा बुलाई जाए और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विधायिका के साथ साथ देशी राज्यों के सदस्यों द्वारा भी किया जाए। कैबिनेट आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान ब्रिटिश भारत की प्रमुख जो धर्म जातियां थी, जैसे हिंदू, मुस्लिम और सिख, इनके आपस के बीच में सामंजस्य स्थापित हो, ऐसा होना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे संविधान सभा पे। कैबिनेट आयोग के प्रावधानों के तहत संविधान सभा को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। बेशक भारत की आबादी का यह छोटा सा हिस्सा वास्तव में आबादी का एक बहुत ही राजनीतिक रूप से जागरूक वर्ग था और जनमत संग्रह के निर्माण पर इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था। भारत की संविधान सभा में भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल उपस्थित थे। विभाजन के निर्णय से पहले मुस्लिम लीग का कोई सदस्य नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो किसी भी तरह से संविधान सभा का हिस्सा होने से कतरा रही थी, क्योंकि वो पहले से ही अलग पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर रहे थे। और विभाजन के बाद हम देखते हैं कि कोई कम्युनिस्ट उसमें नहीं थे। विभाजन से पहले तक उसमें एकमात्र सदस्य हुआ करते थे। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाओं के सदस्यों के लिए उन प्रांतों की विधानसभाओं से नए चुनाव हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। वरिष्ठ सिविल सेवक BN राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
संविधान सभा के अनेक समितियों का गठन किया गया। इनमें से कुछ समितियों ने उप समितियां भी बनाई। संविधान सभा का कार्य लगभग 3 वर्षों तक चला। इस बीच कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति नियुक्त की गई। मसौदा समिति ने संविधान सभा द्वारा अनुमोदित अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार किया। 1946 में चुनी गई संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। अब हम चर्चा करेंगे संविधान का निर्माण का। और 22 जनवरी 1947 को इसने संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करना तथा पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना इसके लक्ष्य थे। सहभागी प्रशासन के साथ 50 वर्षों के ब्रिटिश संस्थागत प्रयोग ने भारतीय नेताओं को संसदीय सरकार में प्रशिक्षित किया था। संसदीय सरकार को संविधान सभा में भारी समर्थन प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप भारत एक संसदीय लोकतंत्र बन गया। भारत के विभाजन के बाद सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को हमेशा के लिए जारी रखने के खिलाफ एक मजबूत राय थी। परिणाम स्वरूप राजनीतिक अल्पसंख्यकों की सभी अवधारणाएं समाप्त हो गई। फिर भी अल्पसंख्यकों को विशेष सांस्कृतिक अधिकार दिए गए। संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। भारत के विभाजन के बाद एक सशक्त संगठित राज्य के पक्ष में भी एक मजबूत राय मौजूद थी। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि भारत इतना बड़ा और विविधतापूर्ण देश है कि क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त स्वायत्तता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में भारत को एकीकृत राज्य बनना चाहिए। तत्कालीन प्रांतों को प्रांत के बजाय राज्य के रूप में मान्यता दी गई। देशी राज्यों के साथ बातचीत की गई और फिर भारत में विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार बनाया गया संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हालांकि संविधान के कुछ प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया गया था, लेकिन उनमें से अधिकांश को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जब भारत को एक गणतंत्र राज्य घोषित किया गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाने लगा। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर के अंक में बस इतना ही। हम आगे फिर से चर्चा करेंगे, इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।